What the heck, man? इंडिया का कोई अपना ग्लोबल ब्रांड ही नहीं है। गाइस यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ इंडिया के ग्लोबल ब्रांड्स का नाम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैगी। अबे मैगी तो नेस्ले बनाता है, बाटा है। बाटा। चेक करने की जरूरत नहीं है, बाटा इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। आप लोगों को क्या लगता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। बस नाम के आगे हिंदुस्तान लगा है तो हिंदुस्तान का ब्रांड हो गया। पता है ये ब्रांड जिस देश में जाता है उसका नाम अपने आगे लगा लेता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडिया में कोई भी ग्लोबल ब्रांड नहीं है? मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा हूँ कि भाई ऐसा हो कैसे गया। अब जरा अपने अपने दिमाग पे घोड़ा दौड़ाओ, रिसर्च करो, इस पे पता लगाओ ऐसा क्यों है, क्यों इंडिया का कोई भी ब्रांड ग्लोबल नहीं बन पाया है। लेट्स रिसर्च। कैमरा रोलिंग है? इंडिया में 80 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो एडिडास, प्यूमा, नाइकी और रीबॉक के लिए जूते, कपड़े और एक्सेसरीज बनाती हैं। सिर्फ 2024 में इंडिया ने करीब 47,000 करोड़ के लेदर और स्पोर्ट्स फुटवेयर एक्सपोर्ट किए, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपियन और अमेरिकन स्पोर्ट्स वियर जायंट्स के पास गया। ज़ारा एंड H&M के लिए इंडिया एक की सोर्सिंग बेस है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइल एक्सपोर्टर है। 120 से ज्यादा देशों में सिरामिक टाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, मगर ज्यादातर टाइल्स वापस आ जाते हैं इटालियन या स्पेनिश ब्रांड के नाम पे। आज भी इंडिया के पास एक भी ऐसा ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड नहीं है जो एप्पल, ज़ारा या आइकिया के साथ खड़ा हो सके। देखा जाए तो हम एप्पल के लिए स्मार्टफोन्स बनाते हैं, पर हमने अभी तक कोई भी ऐसा फोन ब्रांड नहीं बनाया जो ग्लोबल लेवल पे बिकता हो। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन एक वक्त पे प्रॉमिसिंग इंडियन ब्रांड्स थे, पर वो सब पीछे रह गए जब चाइनीज ब्रांड्स मार्केट में आए। तो आप पूछते हो ऐसा क्यों बनाते हम हैं पर उसे दुनिया तक पहुंचा नहीं पाते? इसका जवाब ढूंढने के लिए फैक्ट्रीज और बैलेंस शीट से ज्यादा हमारी सोच समझना जरूरी है, जो हमारी खास हिस्ट्री और हालातों से बनी है। भारत की ब्रांड रीडिजाइन करने से पहले हमें वो ब्लूप्रिंट समझना होगा, वो माइंडसेट, वो डीएनए जो हमारे अंदर लिखा है। वेलकम टू रूबिनॉमिक्स बाय ग्रो। ये है भारत आजादी के तुरंत बाद। देश नया था और अंदर से हताश था। पार्टीशन के जख्म अभी भी ताजे थे। उस वक्त देश एक सर्वाइवल मोड में था। इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर, इनस्टेबिलिटी और लाइसेंस राज ने सांस लेना तक मुश्किल कर दिया था। शायद आपको पता ना हो, पर 1970 तक इंडिया में 600 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंस थे। यानी अगर आपको फैक्ट्री खोलनी थी या कुछ नया मैन्युफैक्चर करना था तो हर कदम पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, रॉ मटेरियल से लेकर मशीन लगाने तक और प्रोडक्ट बेचने तक। 1950s में भारत को ट्रक्स की बहुत जरूरत थी और इसका जिम्मा टाटा ने उठाया। उनका प्लान था सालाना 10,000 ट्रक्स बनाने का, पर लाइसेंस राज के चलते यह हो नहीं पाया और उन्हें 10 साल लग गए प्रोडक्शन डबल करने में। 20 सालों में सिर्फ 3 कंपनीज को ट्रक बनाने का लाइसेंस मिला। 1975 में जहां जापान लाखों की तादाद में ट्रक बना रहा था, इंडिया में सालाना सिर्फ कुछ हजार ही बन पा रहे थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे लाइसेंस राज के चलते इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया। और लगभग इसी समय पे यूएस में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज की नींव रखी जा रही थी। इंडिया ये एक्चुअली सही इंटेंशन से कर रहा था। ये पक्का करना चाहते थे कि कोई एक बड़ी कंपनी सब पर कब्जा ना कर ले, पर इस सिस्टम ने लोगों को कुछ ऐसा सिखाया जिसने सालों तक और आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। डर, रिस्क लेने से डरना, एक्सपैंड करने से डरना और सबसे बड़ी बात फेल होने से डरना। 1980s की पीढ़ी जो हमेशा लाइनों में खड़ी रहती थी, अब चॉइस चाहती थी, लेकिन सिस्टम अब भी 1950s के दौर जैसा ही था। हैरानी की बात यह है कि पहले से इंडस्ट्रियल रूल्स करीब 10% और ज्यादा बढ़ गए थे। ये थी इकोनॉमी ऑफ लिमिट्स, पर अब ये लिमिट्स टूटने वाली थी। 1991 में एक ऐसी क्राइसिस आई जिससे पूरा देश दिवालिया होने वाला था। हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का फ्यूल खरीदने लायक ही फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे।
हमने लिटरली 67 टन सोना यानी 67 टन सोना गिरवी रखा ताकि इमरजेंसी लोन मिल सके। ये थी द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। अब तक हमने जितना खुद को प्रोटेक्ट करके रखा था वो सब खत्म होने वाला था। अब वक्त था बदलाव का। सरकार ने देश के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इस नई पॉलिसी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस एक ही रात में खत्म कर दिए। इंपोर्ट टैक्सेस जो लगभग 150% हुआ करते थे वो घटाकर लगभग 40% कर दिए गए। फॉरेन की कंपनीज अब इंडियन कंपनीज में बिना परमिशन 51% यानी कि 51% इन्वेस्ट कर सकती थी। पहली बार आप लिवाइस की जीन्स पहन सकते थे या सोनी के वॉकमैन पर कैसेट में गाने सुन सकते थे। लिबरलाइजेशन के बाद 1992 और 96 के बीच कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट 100% से ज्यादा बढ़ा। इन विदेशी लोगोज का मतलब तरक्की बन गया, पर इसी के साथ इंडियन का मतलब भी बदला। इंडियन मतलब बेसिक, इंपोर्टेड मतलब बेहतर। ये वो दौर था जब इंडिया के अपने ब्रांड्स सपने देखने लगे। निरमा ने हर घर तक डिटर्जेंट पहुंचाया, बजाज ने आम आदमी तक स्कूटर पहुंचाई। याद है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। और अमूल ने एक छोटी सी कोऑपरेटिव मूवमेंट को पूरे देश की पहचान बना डाला। लेकिन ये सब लोकल चैंपियंस थे, ग्लोबल टक्कर देने वाले नहीं। लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज इतनी तेजी से आई कि इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल कॉन्फिडेंस बना ही नहीं पाए। और इसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हमें फॉरेन ब्रांड्स ही बेहतर लगते रहे। नई सदी के साथ बदलाव और तेजी से दिखने लगा। इकोनॉमी सालाना 8% से बढ़ रही थी। सन 2000 में इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ था, जो 2015 तक 6.5 लाख यानी 6.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। इस पीढ़ी के पास वो था जो उनके पेरेंट्स के पास कभी नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स और लोन। ये 2000 से 2010 के बीच में 400% से ज्यादा बढ़े। अब पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ता था, इसलिए इस दौर में इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज और जेट एयरवेज बने। इन्होंने प्रूव किया कि इंडियंस वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया ने इनके प्रोडक्ट्स की इज्जत की, पर उनके नाम की नहीं, क्योंकि अब भी हम जेनरिक मेडिसिन और आउटसोर्सिंग पर ध्यान दे रहे थे, अपनी खुद की पहचान बनाने में नहीं। यही तीसरी पीढ़ी का पैराडॉक्स था। उन्होंने वो सब हासिल किया जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने दुआएं मांगी थी, पर अब भी ये कहानी उनकी नहीं थी। फिर एक नया इंडिया बनने लगा, यंग, डिजिटल और बहुत बेचैन। ये बेचैनी चल रही थी एक नए पावरफुल इंजन से, अपनी आइडेंटिटी की खोज। लोग यूके साइज के शूज पहनते थे जो फिट नहीं होते थे, और मेकअप शेड्स यूज करते थे जो उनकी स्किन से मैच नहीं करते थे। दुनिया उनके आसपास थी पर उनके लिए नहीं बनी थी। इसके बाद एक क्वाइट रेवोल्यूशन आया, D2C का बूम। 2016 से 2023 के बीच इंडिया ने फैक्ट्रीज के साथ अपने वॉलेट्स भी खोले। 1000 से ज्यादा डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स पैदा हुए। सप्लाई चेन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, ब्रांड्स। और पहली बार इंडिया के पास उन्हें चलाने के लिए खर्च करने की ताकत भी थी। 1991 में $360 पर कैपिटा वाला भारत 2010 तक $1400 क्रॉस कर चुका था और 2024 तक $2800। इस लेवल को इकोनॉमिस्ट कंजम्पशन टिपिंग पॉइंट कहते हैं, यानी वो इनकम लेवल जहां लोग क्या ये जरूरी है पूछना बंद कर देते हैं और क्या ये मेरे लिए है ये पूछते हैं। बोट, ब्लू टोकई, फॉरेस्ट एसेंशियल, लेंसकार्ट, जयपुर रग्स, बीरा 91 और सुला वाइनयार्ड्स जैसे नाम अब नीश नहीं है, ये मेन स्ट्रीम प्रॉफिटेबल और एस्पिरेशनल है। पर इस बार ये एस्पिरेशन हमारी है। बोट आज ग्लोबल टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। इसने सस्ते और स्टाइलिश प्रोडक्ट्स बनाए इंडिया को ध्यान में रखते हुए। मामा अर्थ की बात कर लीजिए, घर के नुस्खे को मॉडर्न स्किन केयर बनाया और 2023 के आईपीओ में 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। लेंसकार्ट ने चश्मों को एक्सपीरियंस में बदल दिया। 2000 से ज्यादा स्टोर्स और 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। शुगर कॉस्मेटिक्स और मिंत्रा ने भी दिखाया इंडियन ब्रांड्स अब ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं। जोमैटो, नाइका, मैप माई इंडिया, ये सब पिछले कुछ सालों में पब्लिक हो चुके हैं। ये सिर्फ मार्केट का मैच्योर होना नहीं है, ये सोच और माइंडसेट का बदलाव है, फ्रॉम बाइंग टू बिलीविंग। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। हम अभी भी एक जरूरी लेयर छोड़ रहे हैं, ग्लोबल आइडेंटिटी। चाइना ने ये शाओमी, हुआवे, शीन के साथ किया।
साउथ कोरिया ने ये सैमसंग, हुंडई और बीटीएस के साथ किया। जापान ने ये सोनी, टोयोटा और यूनिक्लो के साथ किया। ये सब लोकल शुरू हुए, पर ये ग्लोबल तब बने जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपना कल्चर बेचना सीखा। यही इंडियन ब्रांड्स के लिए अगला पड़ाव है। सिर्फ सामान नहीं, इमोशन एक्सपोर्ट करना। सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मेड ऑफ इंडिया। ये जूता याद है, एबिबास? ये फेक नहीं है, ये एक सिम्टम की निशानी है। कई सालों तक हमने एम्बिशन की नकल की, अब हम आइडेंटिटी बना रहे हैं। हमें अब फॉरेन लोगों से कॉन्फिडेंस उधार लेने की जरूरत नहीं है, हम इसे अपने आप कार्व करना सीख रहे हैं। क्योंकि एबिबास की कहानी कभी नकल के बारे में थी ही नहीं, ये इवोल्यूशन के बारे में थी। एक ऐसे नेशन के बारे में जिसने 70 साल तक दूसरों के लिए ताकत सिली और फाइनली अपने लिए विश्वास सिल रहा है। अब दुनिया भी हमारे फेवर में है। ग्लोबल कैपिटल ऑफ इंडिया को चेज कर रहा है। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने जा रहा है। 2023 में ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इंडियन स्टार्टअप्स ने 83,000 करोड़ उठाए। ये 1990 जैसा दौर नहीं होगा। इस बार हमारी तैयारी लोकल से ग्लोकल पहुंचने की है। आखिरी पिलर की कमी रह गई है, अब बस उसे पूरा करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज हम जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। ये अच्छे डिजाइन और आईपी बनाने के लिए बहुत कम है। ग्लोबली कंपीट करने के लिए इंडिया को सिर्फ वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि ब्रांड आईपी, पैकेजिंग साइंस और एक्सपोर्ट रेडी कंप्लायंस पर इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, रिसर्च और कहानियां ब्रांड्स बनाती हैं। और जब हम ये कर लेंगे, तब सिर्फ ब्रांड नहीं, लीगेसी भी हमारी होगी।